दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार ऑडिटर मेंस के लिए चर्चा करेंगे जनन की लाभांश पे। और आज हम इसके बारे में सारी चीज़ देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि बिहार ऑडिटर फाइनल करना चाहते हैं तो आप टीम GCS का GS पेपर 1-2 के लिए 75 वीडियो 75 PDF पढ़कर जा सकते हैं। आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 75 वीडियो आप PDF पढ़िए, फाइनल ऑडिटर होगा। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इससे कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप पढ़ कर तो जाइए, फाइनल होगा। तो अब हम चर्चा करेंगे। अगर ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे जननकीय लाभांश। अब जननकीय लाभांश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका आप कैसे लिखेंगे, पहले यह जानना जरूरी है। तो लिखिएगा, जननकीय लाभांश का अर्थ है जनसंख्या संरचना में कार्यकारी जनसंख्या के बढ़ते हिस्से के परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि में होने वाली बढ़ोतरी से है। एक बार और सुनिए, जननकीय लाभांश का अर्थ है जनसंख्या संरचना में कार्यकारी जनसंख्या यानी 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या के बढ़ते हिस्से के परिणाम स्वरूप आर्थिक समृद्धि में होने वाली बढ़ोतरी से है। अनुमान के या बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 में बिहार में कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात जो है 48.9% रहा है और भारत में जो है वर्तमान में 62.5% जनसंख्या कार्यकारी जनसंख्या है। अब किसी भी अर्थव्यवस्था को जननकीय लाभांश कैसे प्राप्त होता है यह जानना जरूरी है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को जननकीय लाभांश जो है दो स्थितियों में प्राप्त होता है। एक तो क्या है कि उसकी अर्थव्यवस्था में जननकीय जो संरचना है उसमें कार्यकारी जनसंख्या का हिस्सा बढ़ना चाहिए, अधिक होना चाहिए। अब जैसे कार्यकारी जनसंख्या यानी 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अधिक होना चाहिए और 60 वर्ष से उससे अधिक या 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या का अनुपात कम होना चाहिए। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो है 15 से 59 वर्ष के लोग ही काम करते हैं। आप देखे होंगे 60 वर्ष से उससे अधिक के लोग काम नहीं करते हैं। 60 वर्ष जहां आपको होगा आप रिटायर कर जाइएगा। आप SDM बनने जा रहे हैं ना, ऑडिटर बनने जा रहे हैं ना, 60 वर्ष के बाद रिटायर कीजिएगा। फिर आपका कोई यूज नहीं होगा अर्थव्यवस्था में। साग सब्जी जो है खेत में जो है अपना जो है बड़ा सा बागान होगा उसमें जो है लगाइएगा। फिर 0 से 59 वर्ष में 0 से 14 वर्ष में कोई काम नहीं कर रहे होंगे, आप इंटर BA में आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसकी अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं होता है, अर्थव्यवस्था में काम नहीं करता है। लेकिन 15 वर्ष जो ही आप पार करते हैं 59 वर्ष के बीच में, 15 से 59 वर्ष के बीच में आप जो है अर्थव्यवस्था में काम करते हैं। समझ रहे हैं? 15 से 59 वर्ष के लोग अर्थव्यवस्था में काम करते हैं तो इसको कार्यकारी जनसंख्या कहा जाता है। क्योंकि ये लोग काम करते हैं, इससे आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। कैसे बढ़ोतरी होती है हम आगे चर्चा कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था को जननकीय लाभांश प्राप्त करने की जो शर्त है उसमें है कि एक तो कार्यकारी जनसंख्या का हिस्सा बढ़ना चाहिए और निर्भर जनसंख्या का अनुपात कम होना चाहिए। अगर आप बिहार में देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार तो आपको पता चलेगा 2011 में बिहार में 20 से 59 वर्ष के लोगों की प्रतिशत जो है बिहार के कुल जनसंख्या में 43% था और 2021 में जो है वह 48.9% हो जाएगा। यानी युवा जनसंख्या बिहार की अर्थव्यवस्था में 2021 में 48.9% हो गया है। 2031 में बिहार में युवा जनसंख्या 55.8% हो गया, यानी 20 से 59 वर्ष के लोग। 2041 में 58.3% हो जाएगा। यानी आधे से अधिक जनसंख्या यानी 60% जनसंख्या बिहार में 2041 में युवा रहेगा। युवा यानी वह अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष योगदान करेगा, उसमें महिला पुरुष दोनों हैं 2041 तक। तो ये अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष योगदान देगा और इसके कारण अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि में बढ़ोतरी होगा। समझ रहे हैं? यही जननकीय लाभांश है। और अगर निर्भर जनसंख्या देखेंगे तो 0 से 19 वर्ष के लोग जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2011 में 49.2% था, जो 2021 में घटकर 43.5% हो गया है। 2031 में घटकर 35.9% हो जाएगा
और 2041 में घटकर 3.1% हो गया। यानी बच्चों की संख्या कम होती जाएगी। देख रहे हैं बच्चों की संख्या कम होती जाएगी। जब बच्चों की संख्या कम होगी तो भरण पोषण पर कम खर्च करना पड़ेगा। लोग निर्भीक होकर महिलाएं, अगर महिलाओं के बच्चे कम होंगे तो उसके देखभाल पर जो बिताया गया समय है और उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर जो खर्च किया जाता है तो कम खर्च होगा। तो जो ही कम खर्च होगा बजट प्रोत्साहित होगा, अर्थव्यवस्था में समृद्धि, निवेश को प्रोत्साहित मिलेगा। तो आप देख रहे हैं बच्चों की संख्या कम होगी। जब तक आप एक चीज बचाइए, 5 बच्चे मान लीजिए किसी के पास है, और 5 बच्चों के भरण पोषण पर तो सारा पैसा उसी के भरण पोषण पर खर्च कर देता है। बचत क्या होता है? अब महिलाएं उसी बच्चों के देख रेख में ही घर परिवार में उलझ जाती है। उस श्रम बाजार में क्या काम करने जाएगी? जॉब मार्केट में तो जाएगी नहीं, नौकरी बाजार में तो जाएगी नहीं, क्योंकि 5 बच्चे को पालना है, कहां से जा पाएगी? अगर बच्चे कम होंगे तो निश्चित रूप से उस श्रम बाजार में स्कूल में काम करेगी, स्कूल में काम करेगी, या फैक्ट्री में काम करने जाएगी, खेतों में काम करने जाएगी। तो यह स्थिति है। जब तक बच्चों की संख्या कम नहीं होगा, आप 15 से 59 वर्ष के लोगों की संख्या अधिक नहीं होगी, तब तक आर्थिक जननकी लाभांश प्राप्त नहीं होता है। ठीक उसी तरीके 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चे देखेंगे तो 2011 में बिहार में 7.8% लोग जो है 60 या उससे अधिक था। 2021 में जो है 7.6% गिर गया है। फिर 2031 में जो है 9.1% बढ़ जाएगा वृद्ध जनसंख्या। 2041 में 11.6% हो जाएगा वृद्ध जनसंख्या। तो आप देख रहे हैं हम लोग भी इसमें आ जाएंगे 2041 में। मुझे लगता है कि नहीं, 41 में तो नहीं आएंगे, लेकिन 45 में 46 में हम लोग भी इसमें आ जाएंगे, क्योंकि मेरा भी उम्र ज़्यादा ही हो रहा है। तो 41.6% जो है 11.6% वृद्ध हो जाएगा। अब जो है इसका 60 वर्ष या अधिक वर्ष के लोगों को ज़्यादा देखभाल की जरूरत होती है, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, उस पर ज़्यादा निवेश करना पड़ता है। आप देखेंगे घर में जो बुजुर्ग लोग होंगे वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनको व्यवस्थित ध्यान देने की जरूरत होती है। अब 60 वर्ष से अधिक लोग, अब 0 से 19 वर्ष के लोग जितना कम होगा, या 0 से 15 वर्ष के लोग जितना कम होगा, उतना ही उसको देखभाल की जरूरत कम पड़ेगी, उस पर खर्च कम करना होगा। क्योंकि ये तो काम कोई नहीं ना करता है, ये तो खाने वाला है ये तो कोई काम नहीं करने वाला है। इसलिए अब मान लीजिए 0 से 15 से 59 वर्ष के लोग, अब बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में 20 से 59 लिखा हुआ है, इसलिए हम यही लिखे हैं। लेकिन 15 से 59 वर्ष के लोग कार्यकारी जनसंख्या होता है, तो सर्वे में जो लिखा हुआ है उसको आप हटा नहीं सकते हैं। तो 15 से 59 वर्ष के लोग अगर ज्यादा होंगे तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में काम करेगा। लेकिन बच्चे तो काम नहीं करते हैं, बुजुर्ग काम नहीं करते हैं, इसलिए उसकी जो है जननकी लाभांश में कोई योगदान नहीं होती। इसलिए जननकी लाभांश के लिए उसकी अनुपात कम होनी चाहिए। अब 15 से 59 वर्ष या 20 से 59 वर्ष के लोगों की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, तभी कोई अर्थव्यवस्था जननकी लाभांश प्राप्त कर पाएगा। तो आप समझ, अब भारत में देखेंगे तो 2041 में भारत में 58.9% जनसंख्या कार्यकारी जनसंख्या है, कार्यकारी जनसंख्या होगा, यानी 15 से 59 वर्ष के। अब वर्तमान में भारत में देखिएगा तो 62.5% लोग जो है 15 से 59 वर्ष के हैं, यानी भारत वर्तमान में जननकी लाभांश प्राप्त करने की स्थिति में है। अब प्रश्न है, आप समझ गए होंगे, सीधा जानिएगा, जननकी लाभांश तब प्राप्त होता है जब अर्थव्यवस्था में कार्यकारी जनसंख्या का हिस्सा में बढ़ोतरी होगा, निर्भर जनसंख्या के अनुपात में कमी होगा। यानी निर्भर माने 0 से 14 वर्ष और 60 या उससे अधिक वर्ष के लोगों की अनुपात कम होगा, तो निश्चित रूप से जननकी लाभांश प्राप्त होगा। अगर भारत की तुलना अगर दक्षिण कोरिया, चीन, जापान से कीजिएगा तो वहां पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात बढ़ता जा रहा है और युवा जनसंख्या का घटता जा रहा है। यही कारण है कि चीन में जो है 2 बच्चे की पॉलिसी लाई गई है। समझ रहे हैं? तो यह स्थिति है। अब प्रश्न है, तो भारत जो है अपने पड़ोसी देशों में
या चीन जापान की तुलना में अधिक लंबे समय तक वह जो है जननिकी लाभांश जो है प्राप्त करता रहेगा। चूंकि 2041 में भी भारत में 58% जो है जनसंख्या कार्यकारी होगा, यानी 2041 तक भारत विकास करेगा तो जनसंख्या को उसमें प्राप्त योगदान होगा। समझ रहे हैं। अब है कि जननिकी लाभांश कैसे मिलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे उत्पादकता में वृद्धि। अब देखिए जो युवा जनसंख्या होता है, आप लोग युवा हैं, आप लोग तो ऑडिटर हैं, लेकिन ऑडिटर के रूप में भी अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे ही, सर्विस सेक्टर में। युवा जनसंख्या है, आप लोग युवा हैं। अब युवा लोग जो है शिक्षा, स्वास्थ्य इस सब पर बहुत ध्यान देता है। इससे क्या होता है, अपनी जो है शक्ति पर जो है बहुत ध्यान देता है, इससे उसकी उत्पादकता बढ़ती है। आप कोई भी काम कीजिए और 60 वर्ष से अधिक उम्र के कोई काम करेगा, दोनों में अंतर होगा। आप तेजी से करेंगे, दक्षता के साथ करेंगे, 60 वर्ष के लोगों में उदासीनता आ जाएगी, एक मायूसी आ जाती है, एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो दोनों के काम में अंतर होगा। आप किसी काम को एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे और वही 60 वर्ष से उससे अधिक लोग जो है थोड़ा सा लेट लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे रेस्ट लेकर काम करेंगे। आप लोग एकाएक काम कर सकते हैं। युवा जनसंख्या क्या होता है, अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, मानव विकास पर अधिक निवेश करते हैं। अब आपको थोड़ा भी तबीयत खराब हो जाएगा, अच्छा से इलाज कराते हैं और आप लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते होंगे क्योंकि युवा है। वही जो है आप 60 वर्ष से अधिक लोगों को देखेंगे या बच्चों को देखेंगे तो ज्यादा बीमार पड़ता है। तो युवा जनसंख्या से क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादकता में वृद्धि होती है, क्योंकि वह शिक्षा, स्वास्थ्य पे, मानव विकास पर अधिक खर्च करते हैं और निश्चित रूप इसका लाभ जो अर्थव्यवस्था को मिलता है। बचत में वृद्धि, आप युवा जनसंख्या, अब देखिए कार्यकारी जनसंख्या का हिस्सा बढ़ेगा, कार्यकारी हिस्सा का बढ़ेगा, निर्भर भार कम हो रहा है, तो बच्चे कम होंगे, देखभाल पर कम खर्च करना पड़ेगा, देखभाल पर कम खर्च करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, भोजन या अन्य मूलभूत आवश्यकताओं पर खर्च में कटौती होगी। खर्च में कटौती होगी तो वो पैसा आप बचत करेंगे, LIC में जमा करेंगे, सहारा इंडिया पहले था उसमें जमा करेंगे, बहुत सारे जो है बैंक में जमा करेंगे। वो बचत क्या होगा, उसमें जमा करेंगे, वो बचत सेविंग करेंगे आप। वही सेविंग जो है बाद में निवेश में बदल जाता है। आप जो बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक क्या है, एक कारोबार करने वाली संस्था है, वो आपसे पैसा लेकर दूसरे लोगों को देता है, औद्योगिक क्षेत्रों को देता है। औद्योगिक क्षेत्रों को देता है तो औद्योगिक क्षेत्र उसमें निवेश करता है। या मान लीजिए आप भी दुकान चलाने के लिए कर्ज ले रहे हैं बैंक से, तो दुकान का विस्तार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रहा है ना। तो बचत में वृद्धि होता है, क्योंकि युवा जनसंख्या बचत में वृद्धि करते हैं। लेकिन ये लोग जो है एक तो कोई काम नहीं करते हैं और दूसरी बात की खर्च ज्यादा होता है, इन लोगों की बचत स्थिति कमजोर होती है। और जनन क्षमता में कमी, आप देखेंगे कार्यकारी जनसंख्या जब बढ़ेगा तो बच्चों की प्रजनन दर में कम होती है। और महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, परिवार में अधिक बच्चे अगर होंगे, अधिक बुजुर्ग होंगे, तो उसको देखभाल, खाना बनाना, देखभाल के लिए इस सब में जो है उलझ जाती है, जिसका परिणाम होता है कि वो श्रम बाजार में नहीं निकल पाती है, जॉब मार्केट में नहीं जा पाती है। लेकिन बच्चे कम होंगे तो निश्चित रूप से वो जॉब मार्केट में जाएगी, श्रम बाजार में जाएगी, और श्रम बाजार में जाएगी तो काम करेगी तो निश्चित रूप से मान लीजिए बहुत सारे महिलाएं जो है BPSC में जा रही है, आप लोग भी ऑडिटर में जा रहे हैं, तो मान लीजिए ज्यादा बच्चा रहेगा तो आप कैसे जाइएगा, संभव है, नहीं जा पाएंगे आप। इसलिए महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों की देखरेख में बिताया गया समय। 4 बच्चा अगर किसी महिला को हो गया, वो जा नहीं सकती है बाजार में काम करने, क्योंकि बच्चों में उलझ जाती है। जब बच्चे कम होंगे तो निश्चित रूप से वे जो है काम करने के लिए बाहर निकलेगी घर से, तो काम करने के लिए बाहर निकलेगी तो उसकी उत्पादकता, आर्थिक समृद्धि पर सकारात्मक असर पड़ता है। IMF का रिपोर्ट करता है कि अगर महिलाएं श्रम बाजार में पुरुषों के बराबर आ जाए तो जीडीपी में 27% की वृद्धि हो जाती है। तो जनन क्षमता में कमी, दुखी जनन क्षमता में कमी होगा तो एक तो क्या होगा, महिलाओं की स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा
और कम बच्चे रहेंगे तो कम बच्चे पर महिलाएं कम बच्चों के पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य इस पर अधिक ध्यान दे पाएगी, अधिक ध्यान पाएगी, तो बच्चे कुशल होंगे, विकसित होंगे, उत्पादक होंगे, परिवार जो है स्वस्थ खुशहाल होगा, खर्च में कटौती होगा। अब स्त्रियों के श्रम बाजार में भागीदारी, अब वही बोले हैं कि जनन क्षमता में कमी होने के कारण स्त्रियां श्रम बाजार में जो है प्रवेश करेगी। इससे आर्थिक समृद्धि पर सकारात्मक असर पड़ेगा, उत्पादक गतिविधियों पर निवेश। अब देखिए क्या होता है कि जो ही बच्चे कम होंगे, निर्भर जनसंख्या का अनुपात कम होगा, लोग वही शिक्षा, स्वास्थ्य, मूल मानवीय आवश्यकता को बेहतर करने के लिए अधिक से अधिक खर्च करेंगे। इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और इसका लाभ अर्थव्यवस्था, हुष्ट पुष्ट आदमी होगा तो फैक्ट्री में बढ़िया से काम करेगा। अगर आदमी हुष्ट पुष्ट नहीं होगा तो फैक्ट्री में या भट्ठों पर बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके पास निर्भर जनसंख्या, बच्चे कम होंगे, छोटा परिवार होगा, तो आप अपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, जीवन स्तर पर अधिक व्यय करेंगे और अच्छा करेंगे, खुशहाल रहेंगे, अधिक से अधिक वस्तु को क्रय करेंगे। इससे आर्थिक समृद्धि का पर असर पड़ता है। मान लीजिए जो है संपन्न परिवार होगा, कार खरीदेंगे, मोटर खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, जिम का सामान खरीदेंगे, बहुत सारा चीजें हैं, 5-5 को शैम्पू लगाएंगे, 5-5 को साबुन लगाएंगे, तरह तरह के आइटम बना के खाएंगे, तो इससे मांग बढ़ेगा ना। अब मान लीजिए जिसके पास जनसंख्या अधिक है, बच्चे अधिक है, अब कहां से जो सब पैसा जो है बच्चों के पालन पोषण में खर्च हो जाता है, कहां से जो टेलीविजन खरीदेंगे, कहां से फ्रिज खरीदेंगे, तो गरीबी में जीता रहेगा ना। इसलिए निर्भर जनसंख्या कम होने से क्या होता है कि एक तो आय बढ़ेगा, रहन सहन का स्तर बढ़ता है। छोटा परिवार हमेशा खुशहाल क्यों माना जाता है, इसके पीछे लॉजिक यही है। तो इससे आर्थिक समृद्धि जो है लाभ मिलता है, तो अर्थव्यवस्था मांग को प्रभाव मिलता है, बचत में वृद्धि होती है, स्त्रियां श्रम बाजार में आती है और अर्थव्यवस्था की जो श्रम है उसकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। जनन की लाभांश इसी रूप में प्राप्त होता है। बिहार जनन की लाभांश के अवसर मुहाने पर खड़ा है। भारत जनन की लाभांश के दौर से गुजर रहा है। अब जनन की लाभांश के लिए आवश्यक शर्त है, अगर कोई देश या कोई राज्य अगर बिहार इस शर्त को पूरा नहीं करेगा तो जनन की लाभांश उसके लिए जनन की दुस्वप्न हो जाएगा और जनन की लाभांश से वंचित हो जाएगा। सबसे पहला शर्त है जनन की लाभांश के लिए उत्पादक और गुणात्मक श्रम होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए महिलाओं को उचित कौशल और शिक्षा होनी चाहिए। तीसरा होना चाहिए कौशल विकास और रोजगार योग्य होना चाहिए और चौथा है रोजगार के प्राप्त अवसर होना चाहिए। अब आप देखेंगे इन पे उत्पादक और श्रम, जनन की लाभांश किसी कोई अर्थव्यवस्था तभी प्राप्त कर पाएगा जब उसकी अर्थव्यवस्था में जो जननांकी संरचना है उसमें जो है उत्पादक और गुणात्मक श्रम हो, यानी कार्यकारी जनसंख्या जो हो है उसमें उत्पादक गुणात्मक श्रम होना चाहिए। यानी जो कार्यकारी जनसंख्या होगा वह हुष्टपुष्ट शक्ति उसके पास होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, तभी जाकर वह काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक से अधिक व्यय करना पड़ेगा। जब तक शिक्षा स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति नहीं होगी तब तक कोई देश या राज्य बिहार जनन की लाभांश प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरा है महिलाओं को उचित कौशल और शिक्षा। कुल श्रम शक्ति का, कार्यकारी जनसंख्या का, कुल कार्यकारी जनसंख्या का 50% महिला है, 50% पुरुष है। जब तक 50% महिला है, जब तक महिलाओं को उचित शिक्षा कौशल नहीं दिया जाएगा तब तक वो जॉब मार्केट में नहीं आएगी, घर में ही रहेगी। अगर कोई महिला घर में ही रहती है 15 से 59 वर्ष के तो उसका लाभ अर्थव्यवस्था को नहीं मिल पाता है, जनन की लाभांश के रूप में उसका लाभ नहीं मिल पाता है। वो जब तक बाहर नहीं जाएगी, काम नहीं करेगी। मान लीजिए आप लोग ऑडिटर बनने जा रहे हैं, आप लोग बाहर निकले हैं, अब अर्थव्यवस्था को इसका लाभ मिलेगा। अगर मान लीजिए घर में ही रहते तो अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं मिल पाता, देश को इसका लाभ नहीं मिल पाता। कौशल विकास और रोजगार का योग होना चाहिए। जो श्रम शक्ति होना चाहिए उसमें पर्याप्त कौशल प्रशिक्षण होना चाहिए
और रोजगार, किसी भी प्रकार के रोजगार का अवसर का लाभ उठाने में सक्षम होना चाहिए। अब भारत की स्थिति देखेंगे तो एक विचित्र स्थिति दिखती है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। और अर्थव्यवस्था में रोजगार के पर्याप्त अवसर होना चाहिए, यानी नौकरी। अब मान लीजिए ऑडिटर का वैकेंसी आया है, 67वीं का आया है, तो रोजगार का अवसर है, आप तैयारी कर रहे हैं, इसके माध्यम से नौकरी प्राप्त कर लेंगे। और वैकेंसी नहीं आएगा, रोजगार का अवसर ही नहीं होगा, तो ये कार्यकारी जनसंख्या क्या करेगा? काम करेगा? नहीं कर पाएगा। तो जननिकी लाभांश के लिए सरकार को रोजगार के प्राप्त अवसर का सृजन करना होगा, महिलाओं को उचित शिक्षा कौशल विकास देना होगा, और उसके बाद जो है सभी श्रम शक्तियों को रोजगार कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा, उसके शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, तभी कोई अर्थव्यवस्था जननिकी लाभांश प्राप्त कर पाएगा। अगर इसी मानदंड पे आप अगर बिहार और भारत की स्थिति देखेंगे तो काफी दयनीय दिखता है। अब देखिए, सबसे पहला शिक्षा स्वास्थ्य की कमजोर स्थिति। भारत और बिहार में अगर आप देखेंगे तो शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति काफी दयनीय है। आप देख रहे हैं, एक तो कुपोषण की बड़ी संख्या, कुपोषित जनसंख्या बड़ी संख्या में मौजूद है। आप देख रहे हैं स्वास्थ्य शिक्षा में, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में एक तो लैंगिक अंतराल है, शिक्षा स्वास्थ्य पर निम्न व्यय है विकसित देशों की तुलना में, स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी है, शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराने की चुनौती है। तो आप देख रहेंगे, देखिए शिक्षा स्वास्थ्य में व्यय का हम एक डाटा आपको दे रहा है, मानव विकास में है। अब देखिए शिक्षा पर व्यय जो है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जो है 21-22 में 3.1% अनुमान है, हालांकि 2.8% है। बजट अनुमान जो है 21-22 में दिया गया है 3.1%। अगर अमेरिका की तुलना जापान के या चीन से कीजिएगा और यूरोपीय देशों से तुलना में बहुत कम है शिक्षा पर व्यय। स्वास्थ्य पर अगर व्यय देखेंगे तो भारत में जीडीपी पर स्वास्थ्य के व्यय जो है मात्र 2.1% है, मात्र 2.1। यही अमेरिका की तुलना कीजिएगा और यूरोपीय देशों की तुलना कीजिएगा तो बहुत पीछे आप हैं। तो शिक्षा, बिहार की स्थिति भी देखिए, बिहार की भी स्थिति यही है। बिहार में हाल के वर्षों में जो है सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय में काफी वृद्धि की गई है। अब 2014-15 में 15-16 में सामाजिक सेवाओं में शिक्षा स्वास्थ्य अन्य सामाजिक सुविधाओं पर व्यय जो है 34.4% था कुल व्यय का, और जो है 20-21 में बढ़ाकर 44% किया गया है। लेकिन अगर आज भी देखेंगे बिहार की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था तो काफी दयनीय है। इस स्थिति में जननिकी लाभांश कैसे प्राप्त करेगा? अब जहां के कार्यकारी जनसंख्या बीमार होगा, दुबला होगा, कुपोषित होगा, निरक्षर होगा, वहां जननिकी लाभांश प्राप्त करना संभव नहीं है। वो उत्पादक रोजगार के योग्य नहीं हो पाते हैं। अगर बिहार और भारत के देखेंगे तो समान स्थिति है। हम भारत की तुलना हम यूरोप से, अमेरिका से करेंगे तो अब वही स्थिति दिखेगा। कमोबेश भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो सारे देश के अधिकांश राज्यों की यही स्थिति है। सबसे अधिक कुपोषित जो है महाराष्ट्र में है। अब देख लीजिए बिहार का स्थान जो है दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे। तो यही स्थिति है। दूसरा है, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक वह उद्योग में, फैक्ट्री में, अर्थव्यवस्था में काम करने में बहुत अधिक सक्षम नहीं होंगे। या काम करेंगे भी तो उसकी उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। वो धीरे धीरे काम करेगा, थक जाएगा, टेंशन में रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, हमेशा दूसरी जगह ध्यान रहेगा। यह स्थिति है। तो अर्थव्यवस्था को लाभ कैसे मिलेगा? दूसरा है रोजगार के सीमित अवसर। आप देखेंगे रोजगार के अवसर देखेंगे तो आज बेरोजगारी जो है चरम पे है भारत या बिहार में। अब जब तक बेरोजगारी है, बेरोजगारी की स्थिति है, रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं। 1991 के बाद भारत में जो तेज आर्थिक समृद्धि हुई है या बिहार में, वह जॉबलेस समृद्धि हो रही है, यानी रोजगार के प्राप्त अवसर नहीं सृजित कर पा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि जो 62.5% जनसंख्या कार्यकारी है बिहार में, आप देखेंगे तो 48.50% जनसंख्या जो कार्यकारी है वो कहाँ काम करेगा? रोजगार ही नहीं है।
अब रोजगार नहीं है तो इसका लाभ तो अर्थव्यवस्था को नहीं मिलेगा, जो जनन दुस्वप्न हो जाएगा। अब जनन लाभांश प्राप्त करने के लिए सारे 58% जो है, ये 48% से 9% जो युवा जनसंख्या है उसको रोजगार के लिए साधन चाहिए। अब अगर आप रोजगार नहीं मुहैया कराएंगे तो अर्थव्यवस्था को लाभ नहीं मिल पाएगा, जनन लाभांश नहीं मिल पाएगा। अब मान लीजिए आप रोजगार के योग्य हैं और आपको काम नहीं मिल रहा है तो कैसे अर्थव्यवस्था में योगदान करेंगे? अभी तो बैठिए के टाइम पास करेंगे, बैठिए के टाइम पास करेंगे। और कौशल विकास, देखिए भारत में अगर देखिए जनन लाभांश के लिए कौशल विकास होना चाहिए। अब कौशल विकास में देखेंगे भारत में, तो भारत की कुल श्रम शक्ति का मात्र 4.69% को ही कौशल शिक्षा प्राप्त है। यानी बाकी लोग जो है, कोई कौशल ही नहीं है लोगों में, तो कहां काम करने जाएंगे, कहां काम करेंगे? इसलिए भारत को जनन लाभांश के मार्ग में बड़ा चुनौती, दुस्वप्न दिखता है। जब तक सभी कार्यकारी जनसंख्या का उचित शिक्षा कौशल नहीं दिया जाएगा तब तक जनन लाभांश भारत को प्राप्त नहीं होगा। अब हम लोग अगला देखेंगे महिलाओं को उचित शिक्षा और कौशल। अब देखिए महिलाओं की साक्षरता, बिहार में महिला साक्षरता अगर आप देखेंगे तो 51.5% महिलाओं की साक्षर है जनगणना 2011 के अनुसार। भारत में जो है 64.6% महिला जो है साक्षर है। अब इस स्थिति में बिहार में क्या है, आधी जनसंख्या तो महिलाओं में आधी महिला तो निरक्षर है, वो जनन लाभांश कैसे प्रदान करेगी? पुरुषों में भी वही स्थिति है, पुरुषों की भी साक्षरता दर बिहार में जो है 71.2% मात्र है। भारत में जो है 80.9% है, यानी भारत में 20% पुरुष जो अभी निरक्षर है। भारत में महिलाओं की साक्षरता अभी भी 64.6% है, यानी रेस्ट महिलाएं जो है निरक्षर है, उसकी श्रम बाजार में कोई योगदान नहीं है। तो जब तक महिलाओं को उचित शिक्षा कौशल विकास नहीं दिया जाएगा तब तक अर्थव्यवस्था में जनन लाभांश नहीं प्राप्त होगा, देश इससे वंचित हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि जनन लाभांश दृष्टिकोण पत्र में जनन लाभांश प्राप्त करने के लिए श्रम शक्ति को उचित कौशल और ज्ञान की जब तक मुहैया नहीं कराएंगे, जब तक विकास नहीं करेंगे, तब तक अर्थव्यवस्था या देश जनन लाभांश से वंचित हो जाएगा। जनन लाभांश की आवश्यक शर्त है कौशल विकास और रोजगार का पर्याप्त अवसर। जब तक रोजगार के पर्याप्त अवसर सरकार सृजित नहीं करेंगी, लोगों में कौशल विकास का प्रयास नहीं करेगी, तब तक देश या राज्य जनन लाभांश से वंचित हो जाएगा। अब जनन लाभांश प्राप्त करने के लिए सरकार क्या प्रयास किया है, तो शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय। अब देखें शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय जो है, हाल के वर्षों में शिक्षा स्वास्थ्य के लिए कई प्रयास किए गए। एक तो शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय में वृद्धि किया गया है, दूसरा है अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, आयुष्मान भारत, डिजिटल आयुष्मान भारत है, देख रहे हैं। उसके बाद जो है जननी सुरक्षा योजना है, अब देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसके बाद जगह जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप केंद्र, एम्स, इस सब की स्थापना की जा रही है। चिकित्सीय शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा बिहार सरकार भी यही कर रही है। भारत में अगर देखेंगे शिक्षा में देखेंगे तो नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसको लागू की गई है। हाइब्रिड शिक्षा की प्रधानमंत्री शिक्षा योजना ये लाया गया है। तो कई ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किए गए हैं। कौशल विकास के लिए बिहार सरकार कुशल युवा कार्यक्रम, दशरथ माझी कौशल विकास योजना, कौशल विकास के लिए बिहार सरकार इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI की स्थापना कर रही है, उसके आधुनिकीकरण कर रहा है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिहार से बाहर लोग जो है इंजीनियरिंग तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
देख रहे हैं कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कौशल विकास उद्यमिता नीति, असीम पोर्टल, आप देख रहे हैं ये सब कौशल विकास के लिए प्रयास किए। उसके बाद इंजीनियरिंग शिक्षा, होटल मैनेजमेंट शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल शिक्षा, इस सब पर सरकार इस सब के लिए व्यापक प्रयास कर रही है। अब महिलाओं को श्रम बाजार में भागीदारी के लिए बिहार सरकार देखेंगे सभी पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण है, पुलिस बलों में महिलाओं के लिए आरक्षण है, 7 नीचे 1 2 जो है शुरू किया गया है, देख रहे महिलाओं के लिए। इंजीनियरिंग शिक्षाओं में, मेडिकल शिक्षा में 33% आरक्षण की घोषणा किया गया है ताकि महिलाएं घर से बाहर निकले। बीपीएससी में भी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, 50,000 रुपया पीटी पास करने पे। बालिका पोशाक योजना, बालिका साइकिल योजना, ये सारे महिलाओं को उत्थान के लिए, कौशल विकास के लिए, उचित शिक्षा के लिए राज्य सरकार जो है प्रयास कर रही है। शराबबंदी, तो तमाम प्रयास राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, भारत सरकार द्वारा, ताकि महिलाओं में, सभी लोगों में कौशल विकास हो। महिलाओं, अब भारत सरकार का स्तर महिलाओं के लिए समान श्रमिक संहिता 1976 है, इसके तहत समान कार्य के लिए समान, पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाता है। प्रसूति लाभ अधिनियम है, मातृत्व लाभ अधिनियम जो 2017 में संशोधन किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लिंगानुपात में सुधार के लिए महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लाया गया है। अब देख रहे हैं ना, तो महिलाओं के लिए भी जो है पर्याप्त जो है प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के स्तर पर भी। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे रोजगार सृजन के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए, रोजगार सृजन के लिए बिहार सरकार द्वारा, भारत सरकार दोनों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब जैसे मनरेगा, ग्रामीण रोजगार में के लिए मनरेगा है, बिहार सरकार का जीविका मिशन है, इसके माध्यम से महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ही रोजगार के अवसर मिल रहा है। अब देख रहे हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, एमएसएमई, औद्योगिकरण के लिए बिहार जो है औद्योगिक निवेश नीति और ऑक्सीजन प्रोत्साहन नीति, इथेनॉल प्रोत्साहन नीति, ये सब औद्योगिक विकास के लिए जो है। अब औद्योगिक विकास होगा तो रोजगार का अवसर सृजन होगा। ठीक भारत सरकार के स्तर पर भी यही सब प्रयास किए जा रहे हैं। तो रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, देख रहे हैं ना। तो रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये चुनौती है। आप सब चीज देख लिए हैं, पीडीएफ पढ़िएगा, लिखा जाएगा। बाकी अब हम हो सकता है, चलिए तो चर्चा करेंगे फिर आगे।